मेरा एक इंटरव्यू हुआ था सैनिक वेलफेयर न्यूज़ में कैप्टन लोकेंद्र साहब के साथ। तो उसमें कुछ बातें हुई थी जो जिसमें से एक शॉर्ट मेरे यूट्यूब पे भी पड़ा है। उसका टाइटल था मेजर वर्सेस नायब तहसीलदार। इसमें कुछ लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं। मैं जनरली कमेंट्स को इग्नोर करता हूँ और करना भी चाहिए, बट इसमें इतने आपके इग्नोरेंट जो कमेंट्स हैं ना, आई विल इन्वाइट यू प्लीज़ कम फेस टू फेस एंड आर्ग्यू। क्योंकि आपको नॉलेज कुछ है नहीं और आप अपनी जो भी मन में आता है वो लिख देते हैं, और इससे प्रॉब्लम ये है कि जो देश के और युवक हैं वो गुमराह होते हैं आपके मिसलीडिंग कमेंट्स की वजह से। मैं भी कुछ कमेंट्स बता देता हूँ, और मतलब इतने डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। सो लेट मी एड्रेस दीज कमेंट्स। एक किसी ने लिखा है मेजर साहब, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास इनके नाम हैं क्योंकि बहुत आसान है कि आप कुछ भी फैंसी नाम रख लो, मिस्ट्री राइट, ठीक है। अब इससे आपका क्या असली नाम है वो तो पता नहीं चलता, बट एनीवे आई एम जस्ट रीडिंग आउट द कमेंट्स। मेजर साहब, at the time of your appointment, it was clearly mentioned that you will be retired without pension after 10 or 14 years. Your feeling of humiliation working as Naib Tehsildar is useless akad engraved in you by काले अंग्रेज। देखो बेटा, ऐसा है, पहली बात तो हमारे अपॉइंटमेंट के टाइम पे कहीं ये नहीं लिखा था कि 10 या 14 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा। उसमें ये था कि जिसको परमानेंट कमीशन चाहिए वो ऑप्ट कर सकता है। उस टाइम पे 70, 80, 90% लोगों को जो कि चाहते थे उन्हें परमानेंट कमीशन मिल रहा था, और अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो 30-40% रह गया। ये एकदम सडनली ड्रास्टिक चेंज किया विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। पीपल कुड नॉट इवन प्रिपेयर टू नॉट बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। लोग अपने ऑल्टरनेटिव करियर्स की तैयारी नहीं कर पाए थे। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कभी परमानेंट कमीशन की इच्छा ही नहीं रखी। पहले दूसरे या तीसरे साल की सर्विस से मेरे को बहुत क्लियर था कि मुझे परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए। रही बात पेंशन की, पेंशन का आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आपको बस कमेंट्स लिखने का शौक है, आपको बैकग्राउंड तो आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पेंशन नहीं मिल रही है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को, और वो बात गलत है। या तो प्रो राटा पेंशन मिलनी चाहिए, या नहीं तो राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से एनपीएस मिलना चाहिए, दैट इज न्यू पेंशन स्कीम, जिसके लिए हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस फाइल किया था, और अभी हम हाई कोर्ट्स में केसेस फाइल करने वाले हैं। देखो बेटा, मैं ह्यूमिलेटेड नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ नायब तहसीलदार की नौकरी, ठीक है, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी उसकी। और अकड़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, हाँ मुझे बहुत अकड़ है, मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत अकड़ है कि मैंने इस देश की सेवा के लिए 11 साल अपने लगाए हैं। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत अकड़ है, और होनी भी चाहिए। हर एक फौजी को, हर एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सोल्जर हो या ऑफिसर हो, उसे इस बात पे बहुत अकड़ होनी चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए, बहुत प्राइड होनी चाहिए कि हाँ वो देश की सेवा या तो कर रहा है या करी है। क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जॉब जो है, ये नायब तहसीलदार या तहसीलदार या मेरी तरफ से आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, इन सब से बहुत बेटर है। बहुत बेटर इसलिए है क्योंकि देश की सेवा है, ये एक्चुअल जेन्युइन सेवा है देश की, मातृभूमि की बहुत बढ़िया सेवा है। और किसी नौकरियों में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ज़्यादा होते होंगे, फैसिलिटी ज़्यादा होती होंगी, लेकिन वो देश की उतनी बड़ी सेवा नहीं होती। वो भी सेवाएं हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनमें आपको इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है देश की सेवा के लिए। तो यस, आई रिपीट, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा अकड़ है। काले अंग्रेज पे मैं कॉमेंट नहीं करूँगा। मैं अब दूसरे कमेंट पे आता हूँ। नखरे तो देखो ऑफिसर्स के, इनको तो डायरेक्ट डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोस्ट चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। When in service, they never miss an opportunity to humiliate जवान्स, now complaining about humiliation। देखो भाई, ऐसा है, अगर किसी की कभी ह्यूमिलेशन हुई हो तो वो अलग बात है। अगर एक ऑफिसर एक जवान का बॉस है, मान लीजिए जवान से गलती हो गई कभी, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जवानों की ह्यूमिलेशन की जाती है ऑफिसर से, बहुत सम्मान से भी ट्रीट किया जाता है। हमने भी बहुत सम्मान से ट्रीट किया अपने अंडर जो जवान थे उनको। और कई जगह ऐसा भी होता है कि जवान की जो लंगर होता है उनमें बहुत बढ़िया खाना बनता है। उनको इंस्पेक्शन के लिए इतनी बार ऑफिसर जाके चेक करता है जितनी बार शायद ऑफिसर्स मेस में भी इंस्पेक्शन नहीं होता। बहुत बढ़िया, कई बार जवानों की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और हाँ, कई जगह हो जाती है उनकी ह्यूमिलेशन, और वो ज़रूरी भी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर डिसिप्लिन फोर्सेस। ये देश की सुरक्षा के लिए है, मस्ती के लिए नहीं है फोर्सेस। तो ह्यूमिलेशन की जहाँ तक बात है, अगर ऑफिसर के नीचे जवान आ रहे हैं तो जवानों को शायद अगर उन्होंने कोई गलती करी या अगर उनको किसी बात के लिए पॉइंट आउट कर दिया और उनको ह्यूमिलेटेड फील हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं
कि सिमिलरली ऑफिसर्स का भी बहुत ह्यूमिलेशन होता है। अगर एक लेफ्टिनेंट है, ही गेट्स ह्यूमिलेटेड बाय मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल। अगर एक कर्नल साहब है, वो अपने ऊपर वालों से ह्यूमिलेट होते हैं। राइट अप टू दी टॉप रैंक्स बहुत ह्यूमिलेशन होती है, क्योंकि हर एक जो आपका सीनियर है वो आपको अगर वो किसी चीज़ के लिए पुल अप करेगा और आपको अगर वो ह्यूमिलेशन लग रही है तो वो एक अलग मैटर है। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं ह्यूमिलेट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जवानों की गलतियों को ओवरलुक भी किया जाता है। कई बार ऐसा भी है कि उनका शायद कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए, लेकिन उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। नखरे तो देखो इन ऑफिसर्स के, इनको डायरेक्ट डीएम पोस्ट चाहिए रिटायरमेंट के बाद। देखो ऐसा है, आपका पॉइंट ठीक है, रिटायरमेंट के बाद अगर डीएम की पोस्ट मिले तो वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। डीएम का जो पहली बात, अगर एक ऑफिसर, एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल या नेवी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर या विंग कमांडर या लेफ्टिनेंट कमांडर या कमांडर की पोस्ट से अगर रिटायर हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं, आपको पता है, देश को पता है कि वो एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, एक पंक्चुअल आदमी है, मेडिकली वो और सिविलियन से ज़्यादा फिट आदमी है, उसका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ठीक है, वो क्रिमिनल नहीं है, उसके एंटीसीडेंट्स ठीक हैं। तो यस, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत सूटेबल है। डेफिनेटली रिजर्वेशंस होनी चाहिए। अगर सेंट्रल लेवल पे नहीं हो सकती यूपीएससी के लेवल पे, तो डेफिनेटली स्टेट लेवल पे रिजर्वेशंस बिल्कुल होनी चाहिए। और एक मेजर का ग्रेड पे होता है 6600, जो 6th पे कमीशन के हिसाब से होता था, और एक डीएम का ग्रेड पे होता है 7600, और लेफ्टिनेंट कर्नल का ग्रेड पे होता है 8000। तो यस, लेफ्टिनेंट कर्नल इज वेरी मच सूटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम। अगर आपको इसमें मिर्ची लग रही है तो ये अलग बात है, क्योंकि आपको इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल डायरेक्टली डीएम क्यों बन जाए, जबकि आपको कंपटीशन निकालना पड़ रहा है। बट यू आर फॉरगेटिंग, ये बंदा जो मेजर बना है, लेफ्टिनेंट कर्नल बना है, मस्ती करते हुए नहीं बना। इसने पहले यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, रिटन एग्जाम, उसके बाद इसने एसएसबी निकाला है, उसके बाद इसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग करी है, बहुत कड़ी इसने ट्रेनिंग करी है, जो कि 1 साल ओटी चेन्नई में है या आईएमए में 1.5 साल की ट्रेनिंग करी है। जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेडिकल को दाव पे लगा करके एक दिन में 10-12 घंटे 14 घंटे एक्सरसाइजेस करके क्रॉस कंट्री भाग के 12-15 किलोमीटर 21 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री की प्रैक्टिस होती है। एक दिन में हम 200 400 500 पुशअप्स लगा लेते थे कई बार। हर रात को वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, वी आर जस्ट स्लीपिंग फॉर 2-3 आवर्स अ नाइट and then studying also. We are doing extremely difficult rigorous duties as officers in training and after completion of training and after getting commissioned rank. Commissioned rank मिलने के बाद भी, लेफ्टिनेंट बनने के बाद या कैप्टन बनने के बाद भी ऑफिसर्स बहुत मेहनत करते हैं और एक दिन में 10-12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे की ड्यूटीज करते हैं, इंक्लूडिंग समटाइम्स ऑन संडेज ऑल्सो। और आर्मी में कई बार कोई संडेज की छुट्टियां नहीं होती हैं, आप अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं, अपनी वाइफ और बच्चों से अलग रह रहे हैं। बहुत त्याग करके एक बंदा 10 साल या 14 साल में 10 साल में मेजर से रिटायर होता है, रिलीज होता है, और 14 साल बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल से रिलीज होता है। ये जो बंदा, जो ऑफिसर 10 साल या 14 साल के बाद मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिटायर होगा, ये सड़क छाप बंदा नहीं होता है। बहुत सम्मानीय डेजिग्नेशन है मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल की। घाट घाट का पानी पिया होता है, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिविल सर्वेंट्स, अगर एक आर्मी से मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल बंदा रिटायर हो रहा है या रिलीज हो रहा है, वो बहुत जगह पोस्टिंग काट के आता है। 10 साल में ऑलमोस्ट देश के कम से कम 10-12 स्टेट्स का वो एक्सपोजर लेके आता है मिनिमम, ठीक है। वेराज आईएएस में तो सिर्फ एक कुछ ही स्टेट्स का कार्डर मिलता है। तो ये जो बंदा है मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसको पब्लिक डीलिंग का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। पब्लिक डीलिंग मतलब कि एनी ऑफिसर ऑफ द आर्मी विल इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन अ डेली बेसिस, ओके, लॉट ऑफ जवान्स। ही नोज हाउ टू लीड मैन, हाउ टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ पीपल। यस, ही इज अ वेरी वेरी फिटिंग कैंडिडेट फॉर द डीएम रैंक। हालांकि जबकि अगर एक लेफ्टिनेंट कर्नल का पे स्केल अगर 8000 है और एक डीएम का पे स्केल 7600 है, तो मैं ये कहता हूँ कि लेफ्टिनेंट कर्नल से अगर जो ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, उन्हें डीएम से भी ऊपर वाले पे स्केल में अब्जॉर्ब किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, बिकॉज इट इज बीनीथ द डिग्निटी ऑफ अ लेफ्टिनेंट कर्नल टू गेट अब्जॉर्ब इन डीएम रैंक ऑल्सो। आपको ये बात पता होगी या पता होनी चाहिए, ये कई सारी सरकारी जॉब्स में ये लिमिटेशंस होती हैं कि अगर आप एक ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए तो जो उसके नीचे की पोस्ट है आप वो कर ही नहीं सकते, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जज हैं और वहाँ से या तो रिटायर हो जाते हैं या वहाँ से रिज़ाइन करके आते हैं, देन ही कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन अ लोअर कोर्ट। ओके, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जज हैं, वो या तो वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं या वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हायरार्की। तो एक मेजर के लिए डीएम की पोस्ट बिल्कुल सूटेबल है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट भी बिल्कुल सूटेबल है। अब मैं आप बाकी लोगों के कमेंट्स पे आता हूँ। एक किसी ने लिख रखा है, सर नायब तहसीलदार इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्लास 2 and you are comparing it with Subedar and Naib Subedar, this clearly shows lack of your knowledge. See, whoever you are, this clearly shows lack of your basic understanding. वो 1 मिनट की भी वीडियो नहीं है, वो यूट्यूब शॉर्ट है, तो मतलब 59 सेकेंड्स तक की होगी, 50 सेकेंड 45 सेकेंड की करीब की होगी। उसमें मैंने सूबेदार और सूबेदार मेजर से कंपेयर करने की कोशिश की है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि नायब तहसीलदार किसके इक्विवेलेंट माना जाता है। या तो सूबेदार के इक्विवेलेंट माना जाता है या सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट माना जाता है। नायब सूबेदार मैंने उसमें कहा ही नहीं है। जस्ट बिकॉज ये वर्ड नायब आ गया है, नायब का ये मतलब, नायब तहसीलदार का ये मतलब नहीं है कि मैं उसे नायब सूबेदार से कंपेयर कर रहा हूँ। इतनी समझ मेरे पास है कि जस्ट बिकॉज नायब वर्ड है दोनों में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे नायब सूबेदार से उसकी इक्विवेलेंस कर रहा हूँ। नायब वर्ड का मीनिंग होता है इंग्लिश में सब, जिसे कहते हैं सब, मतलब एक ऊपर वाली रैंक से जस्ट नीचे। जैसे कि अगर आप एक लेफ्टिनेंट हैं, उसके नीचे सब लेफ्टिनेंट, मतलब उससे जस्ट नीचे वाली पोस्ट। तो तहसीलदार के जस्ट नीचे है नायब तहसीलदार, सूबेदार के जस्ट नीचे है नायब सूबेदार। मैंने उसे कंपेयर किया है सूबेदार या सूबेदार मेजर से। अब अगर आप सोचना ये चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्लास 2 है, वो अगर नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे होता था 6th पे कमीशन में, वो है 4000 से लेके 4200 रुपये के बीच में। जब एक आर्मी ऑफिसर कमीशन होता था, उसका ग्रेड पे होता था 5400 इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। कैप्टन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6000 था और मेजर का 6600 है। तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो 6600 के ग्रेड पे से रिटायर हुआ है, मतलब जो 6600 के ग्रेड पे रहते हुए भी उसे 4 साल हो गए। देखिए, एक ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर 6 साल में मेजर बन जाएगा और वो 10 साल के बाद रिटायर हो रहा है, जैसे कि मैं हुआ हूँ। तो 4 साल भी उस व्यक्ति ने 6600 के ग्रेड पे काम कर लिया, उसके बाद वो 4200 के ग्रेड पे आके काम करे, तो आपकी बुद्धि का मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। भले ही एक्चुअली नायब तहसीलदार में एक्चुअली पर्क्स एंड प्रिविलेजेस शायद ज़्यादा भी मिल जाती होंगी, या अगर आप पावर की बात करें ना, पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक डीलिंग से मिलती है। जो एक नॉर्मल सिविलियन है, जो व्यक्ति एक सड़क पर चल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या पावर है, तो हाँ, शायद नायब तहसीलदार की पावर मेजर से ज़्यादा होती होगी। ऐसे तो एक पुलिस के कांस्टेबल की भी पावर शायद मेजर से ज़्यादा होती होगी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। लेकिन कोई बंदा मेजर से या लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर होकर के एक पुलिस कांस्टेबल या एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, आपको बता दूं, जुडिशियल सर्विसेज में जब कोई एक जुडिशियल ऑफिसर, मतलब कि जज साहब जो कि लोअर कोर्ट्स में होते हैं, अगर कोई सीजेएम है, दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अगर वो होता है, उसके अंडर कई सारे पुलिस स्टेशन आते हैं, तो बहुत सारे पुलिस वाले उन्हें हर रोज़ रिपोर्ट करते हैं। वो बहुत पावरफुल होता है वो बंदा एज अ सीजेएम। लेकिन जब उसका प्रमोशन होकर वो एडीजे बन जाता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल सेशंस जज जब बन जाता है ना, तो उसके अंडर इतने सारे पुलिस वाले नहीं रहते, तो उसकी एक्चुअल प्रैक्टिकली पावर कम हो जाती है। तो उसका ये मतलब नहीं है ना कि वो बंदा प्रमोशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करेगा या अपने प्रमोशन को फोरगो कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी हायर रैंक में प्रैक्टिकली पावर कम है, ठीक है, लेकिन दैट हायर रैंक इज अ हायर रैंक एंड नो वन विल कम एंड टेक अ लोअर रैंक बिकॉज इट इज थियोरेटिकली, इट इज ऑफिशियली, इट इज फॉर्मली अ लोअर रैंक। अब किसी ने कमेंट कर रखा है, सर द मेन रीजन इज दैट देयर आर वेरी हाई नंबर ऑफ एसएससी ऑफिसर्स, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, हेंस कंपटीशन इज हाई। ये बात आपकी कुछ हद तक ठीक है कि बहुत हाई नंबर ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन इसमें पहली बात तो मैंने कंपटीशन की बात नहीं करी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि इनका कंपटीशन होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पोस्ट्स जो कि एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल या उनके बराबर की रैंक्स के जो इक्विवेलेंट स्टेचर की है, उसकी पोस्ट सरकार को रिजर्व करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हर साल रिटायर हो रहे हैं या रिलीज़ हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एक साल में शायद 400, 500 या 600
शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबसे मिला करके रिलीज हो रहे होंगे। इनको अब्जॉर्ब करना सरकार के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा इतनी सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जॉब्स अवेलेबल हैं। आपका क्या ये कहने का मतलब है कि सरकार एक साल में 400, 500, 600 ऑफिसर्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती? हजारों वैकेंसीज आती हैं पब्लिक सर्विसेज कमीशन में। मैं सिर्फ, लेकिन मैं तो उनकी ही बात नहीं कर रहा। अगर आपने वो वीडियो मेजर वर्सेस नायब तहसीलदार पहले देखा भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको मैं तो कह ही नहीं रहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अब्जॉर्ब करो। स्टेट सर्विसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो तो मत दो, कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेज में दे दो, ऑटोनोमस बॉडीज में दे दो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में दे दो, जुडिशरी में दे दो। देयर आर सो मेनी वैकेंसीज, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बीइंग क्रिएटेड। 400-500 बंदों के लिए वैकेंसीज नहीं क्रिएट हो पा रही। जो लाखों अग्निवीर जा रहे हैं उनके लिए सरकार सोच रही है कि एक बड़ी सी लिस्ट आई है कि वो अग्निवीर कहाँ कहाँ अब्जॉर्ब हो सकते हैं, किसी पीएसयू में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वगैरह वगैरह। उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। मैं कह रहा हूँ 400-500 ऑफिसर्स के लिए कोशिश नहीं कर सकते। ये बात नहीं है कि कंपटीशन इज वेरी हाई। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए डीएम की, यूपीएससी के थ्रू डीएम की 10 पोस्ट आपने रिजर्व कर दी, तो यस, उसमें होंगे 100-200 ऑफिसर्स जो उन 10 पोस्ट के लिए कंपीट करेंगे, तो ठीक है, जो मोर कॉम्पिटेंट है वो सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो बंदा बिल्कुल जो उसमें जो टॉप 10 में नहीं आ पा रहा, उस बंदे के लिए भी कम से कम कोई मेजर के बराबर तो जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसको नायब तहसीलदार की जॉब करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, या उसे प्राइवेट जॉब्स में जाकर के रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अभी बहुत लोग हैं, मैं जानता हूं, जो कि अपने स्टेचर से नीचे की जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, भले ही उसमें पे पैकेज ठीक मिल रहे हो, लेकिन अपने स्टेचर से वो नीचे की जॉब्स हैं। और अगर उनके पे पैकेज ठीक भी हैं, एमोल्यूमेंट ठीक भी हैं, मैं ये बता दूं कि जो बंदा कॉर्पोरेट में जा रहा है एज अ मेजर आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, या एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल आफ्टर 14 years ऑफ सर्विस, तो जो इनके पैरेलल जो बंदा कॉर्पोरेट में 10 साल नौकरी कर चुका है, जैसे कि जो मेरे कॉलेज के साथ के थे, वो अगर कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हैं तो किसी का पैकेज 60-70 लाख से कम का नहीं है। लेकिन अगर मैं जाता कॉर्पोरेट में तो मुझे मिलती 35-40 लाख की नौकरी मैक्सिमम। तो अगर ये कॉर्पोरेट में आपको देखने से भले ही लग रहा हो कि इनको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि हाँ 35-40 लाख का पैकेज एक नॉर्मल व्यक्ति को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करें कि उसे उसके जो पैरेलल लोग हैं, जो उसके कॉलेज मेट्स हैं, जो उसके स्कूल मेट्स हैं, उन लोगों को क्या पैकेज मिल रहा है, तो उसके मुकाबले वो पैकेज बहुत कम है। और एक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए अगर मान लीजिए जैसे एक मेजर का लगभग 27 लाख रुपए का पैकेज माना जाता है आर्मी से, दैट इज सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, तो अगर उसे बाहर जाके 35 लाख मिल रहा है तो कोई बहुत महान बात नहीं हो गई, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में जो प्रेस्टीज होती है वो प्राइवेट जॉब में नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब में जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो प्राइवेट जॉब में नहीं होती। जो समाज में जो सम्मान मिलता है, जो रिश्तेदारों में सम्मान मिलता है, वो प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता। हाँ, प्राइवेट जॉब्स में कुछ बातें बेटर भी होती हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, लेकिन उस ऑफिसर को वो भटक करके दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ रही है। एंड इफ इट इज अश्योर्ड, अगर मान लीजिए अश्योर्ड नौकरी मिल रही होती लोगों को, सरकारी नौकरियां, तो बहुत शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ऐसे होते जो कि सिंपली एक और दूसरी सरकारी नौकरी ले लेते। दे वुड हैव सिंपली साइड स्टेप्ड फ्रॉम द आर्मी और नेवी और एयरफोर्स इनटू लेट अस से रेलवेज, इनटू लेट अस से भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, okay, SAIL, GAIL, etc. Many people would have preferred a more comfortable, stable, and maybe 9 to 5 or a 10 to 6 type of job than looking for corporate jobs जिसमें you have to start almost afresh. आपको उन ऑलमोस्ट बच्चों के साथ compete करना है जो कि 21, 22, 23 साल के आके उस corporate job में पहले से start कर रहे हैं। ठीक है, जो fresh minds हैं, जो कि मतलब जो Gen Z टाइप के लोग हैं, उनसे compete करना पड़ रहा है, तो ये बहुत humiliation की बात होती है। नायब तहसीलदार is much better than major in terms of benefits and facilities provided by the government. नायब तहसीलदार gets car, driver, peon. देखिए ये पॉइंट ऑलमोस्ट मैं पहले कवर कर चुका हूं कि नायब तहसीलदार, यस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हो सकता है कि उसे कुछ चीजें मेजर से बेटर मिल रही हों, लेकिन ऑफिशियली नायब तहसीलदार बहुत नीचे है एक मेजर के। विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू द नायब तहसीलदार रैंक, सामान्य रैंक है। जो व्यक्ति नायब तहसीलदार के रैंक पे सेलेक्ट हो रहे हैं या उसे प्रमोट करके पहुंच रहे हैं, उनको हमारी पूरी गुड विशेस हैं और उनको हम सराहनीय उनकी पोस्ट पे पहुंचे हैं, तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक मेजर को नायब तहसीलदार की पोस्ट पे लगने की मजबूरी आ जाए।
नायब तहसीलदार गेट्स कार, ड्राइवर, पियोन। बेटा ये तो मेजर्स को भी, लेफ्टिनेंट को पहले दिन से मिल जाती हैं। हाँ, ये बात वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ही होता है। किसी ने और उसके रिप्लाई में लिखा हुआ है कि नायब तहसीलदार जब वो अपनी गाड़ी को अपने घर में लेके जाएगा, अपने स्टेट में कहीं पे भी घुमाएगा तो लोगों की फटेगी, ठीक है, ऐसे। लेकिन वो एक लेफ्टिनेंट को भी पहले दिन से ही गाड़ियां मिल जाती हैं। और वो मिसयूज, हाँ, आर्मी में कम होता है। अगर ये नायब तहसीलदार या सिविल सर्वेंट ज़्यादा मिसयूज करता है तो मैं उसकी कोई तारीफ नहीं करना चाहता। आर्मी में डेफिनेटली मिसयूज ऑफ व्हीकल्स एंड रिसोर्सेज बहुत कम होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर हेड्स एंड शोल्डर्स अबव ऑल अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। यहाँ पे करप्शन बहुत कम है, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम है कंपेयर्ड टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, थोड़ा बहुत मिसयूज हो जाता होगा, कोई भी चीज़ परफेक्टली प्योर या परफेक्टली परफेक्ट नहीं होती है, तो मिसयूज थोड़ा बहुत हो जाता होगा, लेकिन और संस्थाओं से बहुत कम होता होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ, नायब तहसीलदार एक गाड़ी को मिसयूज करके लोगों को डरा सकता है और एक मेजर ऑफिशियल गाड़ी उसे या तो नहीं मिल रही है या ऑफिशियल गाड़ी को मिसयूज करके नहीं डरा पा रहा है, तो ये आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर भी आई विल नॉट वांट टू बिकम अ नायब तहसीलदार, नॉर विल आई सजेस्ट एनी मेजर टू बिकम अ नायब तहसीलदार, एंड आई एम टेलिंग यू नो मेजर विल बिकम अ नायब तहसीलदार। आप हिस्ट्री खोद के देख लें, कोई मेजर शायद नायब तहसीलदार की पोस्ट ना ज्वाइन की होगी, ना कभी करेगा, अगर उनकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा इमीडिएट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आ रखी होंगी तो। मेजर से 10 गुना ज्यादा कमाता है नायब तहसीलदार, ये भी ऑलमोस्ट कवर ही हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली कमाएगा। अगर आपको रिश्वत का पैसा लेना है, उसके लिए सरकारी नौकरियां नहीं बनी है। सरकारी नौकरी एक सेवा होती है, इट इज अ सर्विस, इट इज सर्विस टू द मदरलैंड। तभी मैंने पहले भी कहा था, मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अकड़ है इस बात की कि मैंने आर्मी में 11 साल अपने जीवन के लगाए। मैंने ना कभी किसी से 1 रुपया मुझे मिला, ना किसी ने मुझे ऑफर किया, ना मैंने किसी को ऑफर किया, ना मैंने किसी को दिया। मुझे इस बात में बहुत अकड़ है। तो हाँ, अगर ये कोई नायब तहसीलदार मेजर से 10 गुना कमाते हो, उनको अपनी 10 गुनी कमाई मुबारक, आप उसको प्लीज एंजॉय करिए, लेकिन कोई मेजर नायब तहसीलदार की पोस्ट पे नहीं आएगा। किसी और ने लिख रखा है, हाँ तो मत करो ना जॉब, चुपचाप पेंशन पे जिंदगी गुजारो। भाई आपको इतनी, मतलब अगर आप ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं तो आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, उसी के लिए हमारा ये सारा इतना पूरा एक्टिविज्म है, उसी के लिए हम ये क्रूसेड कर रहे हैं। पिछले साल मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, अभी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में केसेस फाइल कर रहे हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी कुछ केसेस फाइल्ड हैं सन 2018 और 19 से, ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को प्रो राटा पेंशन मिलनी चाहिए। तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को पेंशन ही नहीं मिल रही है, उन्हें एनपीएस भी नहीं मिल रहा है, उन्हें यूपीएस में भी कवर नहीं किया गया है, उन्हें ईपीएफ भी नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर नहीं किया गया है। इसी वजह से प्रॉब्लम है, नहीं तो चुपचाप पेंशन पे जिंदगी गुजारो वाला आपका कमेंट को थोड़ा सा वो उसको रिस्पेक्टेबल हो जाता। लेकिन वैसे भी कोई व्यक्ति चुपचाप अपनी जिंदगी पेंशन पे नहीं गुजारना चाहेगा, वो और भी कुछ काम करना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत केपेबल हैं। जो अगर हम अगर मेजर हैं, हम 10 साल बाद रिटायर हुए हैं ना आर्मी से, तो हम आपसे बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, हम बहुत चीज़ें करने के लिए सक्षम हैं और हम कर भी रहे हैं। Many short service officers are doing very well in private jobs. Some are also doing well in government jobs. Some are doing very well in their private businesses. Some are like me are running their private practice, which is also doing well. तो हम लोग अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपसे इस तरीके की नसीहत की ज़रूरत नहीं है। और हम चुपचाप पेंशन पे जिंदगी गुजारो वाला पॉइंट हम फिर भी मान जाते। आप ऐसा है, आप सरकार से दरख्वास्त करके हमें पहले पेंशन दिलवा दो, फिर कुछ लोग आपकी नसीहत को मानते हुए चुपचाप पेंशन पे जिंदगी गुजार भी लेंगे। अच्छा, हाँ तो मत करो ना जॉब, चुपचाप पेंशन पे जिंदगी गुजारो। इधर अनएम्प्लॉयमेंट में इतने हाई कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो रही यूथ की, और इनको फ्री में गैजेटेड जॉब चाहिए। देखो भाई, हमें फ्री में गैजेटेड जॉब नहीं चाहिए। हमने ऑलरेडी 12 साल पहले एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है यूपीएससी का, उसके बाद एक बहुत कॉम्पिटिटिव एसएसबी निकाला है, और वो हम पहले दिन से गैजेटेड रैंक पे लगे हुए थे। जब एक कोई लेफ्टिनेंट बनता है ना इंडियन आर्मी में, या अगर कोई नेवी में या एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर बनता है अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग करके, तो पहले दिन से गैजेटेड रैंक होल्डर ऑलरेडी होता है। उनको अगर सरकार 10 साल के बाद या 14 साल के बाद रिटेन नहीं कर पा रही, तो उन्हें किसी और पैरेलल
उसी स्टेचर के इक्विवेलेंट या उतने ग्रेड पे के इक्विवेलेंट जॉब मिलनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें फ्री में कुछ चाहिए। फ्री में तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे, ना कभी मांगा। जितना फौजी बंदा अपना खून पसीना बहा के एक देश के लिए सेवा करता है, उसके मुकाबले में सिविलियंस बहुत कम करते हैं। हम फ्री में कुछ नहीं मांग रहे, ना मांगा, ना मांगेंगे। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो हमने ऑलरेडी कमाया है, जो हमारी ऑलरेडी कमाई है, जो हमारा हक है, हमें केवल उतना दे दो। हमें न्यू पेंशन स्कीम दे दो, क्योंकि आप बाकी सारे सिविलियंस को भी दे रहे हो। हमें आप जॉब गारंटी दो, क्योंकि कहीं भी देश भर में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक कोई कंपेटिटिव एग्जाम निकाला जो कि हाईली कंपेटिटिव एग्जाम है, आपने यूपीएससी का एग्जाम निकाला या आपने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम निकाला और उसके 10 साल बाद, 14 साल बाद आपको निकाल के फेंक दिया जा रहा। आप मुझे कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल बता दो, कहीं नहीं होता है। कहीं पे ये होता है हाँ कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती है मैक्सिमम 3 साल की। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी जनरली 1-1 साल की होती हैं, ठीक है, और उस 1 साल के बीच में भी आप कहीं छोड़ के जा सकते हैं, दूसरी जॉब लगा सकते हैं अगर आपको बेटर मिल रही है तो। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में राइट टू रिजाइन भी नहीं होता है। तो हम किसी से कुछ फ्री का नहीं मांग रहे भाई। आप अपनी नॉलेज को प्लीज इंप्रूव करिए, लोगों को गुमराह मत करिए, क्योंकि ये कमेंट्स कई लोग पढ़ लेते हैं और आपके जैसे जो अज्ञानी लोग हैं उनके कमेंट्स देख करके जो यूथ हैं, जो हमारे देश के युवान हैं, जो कि भारतीय सेनाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो गुमराह होंगे और वो शायद ये सोचें कि हमें फौज नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसा हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं रही है। देशवासियों को डेफिनेटली फौज में सेवा करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड पावरफुल लोग हैं ना, जो रिच लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें अपने बच्चों को फौज में भेजना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि फौजी की लाइफ क्या होती है, वो किन कठिनाइयों से गुजरता है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में भेज के देखो, तब आपको पता चलेगा। अगर आप डबल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मेरे पास रोज ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि जो अपनी सर्विस में बहुत अच्छा कर रहे थे, SS99 का भी रिजल्ट आया, मेरे पास रोज उनकी तरफ से फोन आते हैं। आज मेरे पास फोन आया है कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर्स के, जो कि अभी यंग ऑफिसर्स हैं, उनको जिस डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख लो एक बार कि आपने 10 साल जी तोड़ मेहनत करके नौकरी करी, उससे पहले 1 साल खून पसीना बहा के ट्रेनिंग करी, उसके बाद आपको 11 साल के बाद आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको निकाल के फेंक दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो कि कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिलनी चाहिए, हम फ्री में मांग रहे हैं। हम फ्री में बिल्कुल नहीं मांग रहे, ना कभी मांगा है। नेक्स्ट भाई, विदाउट रिजर्वेशन नायब तहसीलदार निकालो, सब पता चल जाएगा। भाई ऐसा है, नायब तहसीलदार जो भी हो, मुझे जितना याद आ रहा है ना, वो हरियाणा के नोटिफिकेशन में या तो 9 जॉब्स थी शायद, या शायद 16 जॉब्स थी, उसमें से लास्ट रैंक वाली थी नायब तहसीलदार। लास्ट, बिल्कुल लास्ट था वो, चाहे 9th था 16 था, मुझे याद नहीं आ रहा। और ऐसा है, हमने भी इक्वली कंपेटिटिव या ज्यादा कंपेटिटिव सिर्फ हमने रिटन एग्जाम नहीं निकाला है, ठीक है। नायब तहसीलदार और इन लोगों के लिए सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस, फिर इंटरव्यू। उसके बाद इनकी थोड़ी सी मामूली सी नाम मात्र के लिए ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एक जो ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर बनता है, वो पहले SSB निकालता है, या कुछ कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मेरे लिए डायरेक्ट SSB है, जैग ऑफिसर्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए डायरेक्ट SSB होता है, परसेंटेज के बेसिस पे कि ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स आए। लेकिन कम से कम शायद 99% या 98% आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स पहले एक रिटन टेस्ट निकालते हैं, उसके बाद 5 दिन का SSB निकालते हैं, उसके बाद वो मेडिकली फिट पाए जाते हैं। इसमें कोई रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं आते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ना, कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेसिस पे नहीं आते हैं, कोई हैंडीकैप कैटेगरी की वजह से नहीं आते हैं। इसमें सारे फिट बंदे आते हैं और ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो नायब तहसीलदार से मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके और उसे बहुत बेटर एग्जाम निकाल के आए हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड जनरल नॉलेज। अच्छा, ये वाला जो मैं पहले ही ऑलरेडी लिख चुका हूँ, भीख मांग लो चौराहे पे खड़े होकर, 1 लाख रुपए कमा लोगे महीने के। इसको ऑलरेडी लोगों ने बहुत खदेड़ दिया है सोशल मीडिया पे, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर आप आर्मी ऑफिसरों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो भीख मांगे, तो भाई आपकी बुद्धि का मैं क्या कहना चाहूँ, मेरे को नहीं पता। आप शायद यू शुड प्रॉब्ली गो टू पाकिस्तान एंड लिव देयर, अनलेस यू आर ऑलरेडी फ्रॉम पाकिस्तान।